हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रकार्यवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो कि समाज शास्त्र का सिद्धांत है, सोशियोलॉजी का सिद्धांत है, लेकर आई हूँ। प्रकार्यवाद को व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है और कार्यवाद भी कहा जाता है या कार्यात्मकता भी कहा जाता है। तो कोई भी शब्द है, इससे घबराना नहीं है। ये तीनों चारों शब्द प्रकार्यवाद को ही इंगित करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फंक्शनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रही हूँ। प्रकार्यवाद को फंक्शनलिज्म कहते हैं। और वर्ग संघर्ष को कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये सोशियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आज हम लोग हिंदी में देखेंगे। ठीक है, इसके साथ एक और सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, जिसे सिंबॉलिक इंटरैक्शन या उसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी कहते हैं। ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी जो है, उसे हम सिंबॉलिक इंटरैक्शन कहते हैं। इंटरैक्शन, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों के बारे में थोड़ा जानें। तो जो यूरोपीय समाज शास्त्री थे, अग्रणी लीडिंग यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने समाज की मूल सिद्धांत और उसके कामकाज की एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट दिया। उनके विचार में आज की जो भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण है या जो है, उनके विचार जो है यूरोपीय समाज शास्त्रियों के, वो आज के सैद्धांतिक दृष्टिकोण का आधार है। समाज शास्त्री तीन प्राथमिक सिद्धांतिक दृष्टिकोणों को नियोजित करते हैं। पहला है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य, जिसे हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसे हम कहते हैं फंक्शनलिज्म। ठीक है, और इसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये मार्क्स का दिया हुआ है। ये जो दृष्टिकोण है समाज शास्त्रियों का, जो समझाने के लिए सिद्धांत देते हैं, सैद्धांतिक प्रतिमान, सिंबल देते हैं। प्रतिमान मतलब मॉडल प्रदान करते हैं कि समाज लोगों को कैसे प्रभावित करता है, लोग समाज से किस तरह से प्रभावित होते हैं और समाज लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है। ये हर परिप्रेक्ष्य में समाज, सामाजिक ताकतों और मानव धारणा के बारे में, मानव व्यवहार के बारे में बतलाता है। इसे हम एक एक करके देखते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य मतलब सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट परिप्रेक्ष्य जो है, उसे प्रतीकात्मक इंटरैक्शनिज्म कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि समाज शास्त्रियों का कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी जो है, उसका विवरण विचार करने के लिए उन्होंने कहा कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में वो प्रतीकों के द्वारा सीखते हैं और जानते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मैक्स वेबर के अनुसार ये बताता है कि व्यक्ति जो है वो दुनिया के अर्थ की व्याख्या के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये सिद्धांत जो था वो किसका दिया हुआ था? जॉर्ज एच मीड का। ठीक है, ये जॉर्ज एच मीड ने सिद्धांत को दिया था और मैक्स वेबर ने फिर इस पर जॉर्ज एच मीड, एच का फुल फॉर्म है हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने इसे 1863 से 1931 उनका समय था। उनका जन्म 1863 में हुआ था और 1931 में उनकी मौत हुई थी, और वो 1920 में ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, जो प्रतीकों के साथ इंटरैक्शन करके जो लोग प्रतीकों को अर्थ देते हैं, सिंबल्स को अर्थ देते हैं, और फिर इन प्रतीकों की व्यक्तिपरक व्याख्या के अनुसार करते हैं। मतलब वो प्रतीक व्यक्तियों को किस तरह से
व्यक्ति उनकी व्याख्या करते हैं, उस प्रतीक के आधार पर काम करते हैं। जैसे मौखिक वार्तालाप जो बोलते हैं आप आपस में, ओरल टॉक जिसको कहते हैं, तो जो शब्द बोला जाता है वो प्रतीक के रूप में कार्य करता है। जैसे हम डीओजी डॉग बोल रहे हैं, कुत्ता बोल रहे हैं, तो वो एक प्रतीक के रूप में है। वो कुत्ता शब्द बोलने से किसी भी तरह का वो जानवर जो है कुत्ते की शक्ल का, वो काला हो, सफेद हो, ब्राउन हो, सब हम उसके वही कुत्ता को समझ रहे हैं या डॉग को समझ रहे हैं। तो इस व्यक्तिपरक व्याख्या जो है ये को विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। प्रेषक के लिए शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, जो बोल रहा है उसका एक शब्द का एक निश्चित अर्थ है, और जो आपस में बातचीत हो रहा है, जो प्रभावशाली बातचीत हो रहा है, तो वो रिसीव कर रहा है। तो हम जब आपस में कम्युनिकेशन होता है तो एक एनकोडर होता है, एक डिकोडर होता है। एनकोडर जो होता है वो बोलने वाला होता है, रिसीवर जो होता है उसको हम डिकोडर कहते हैं, क्योंकि वो जो बोलता है, जो हम आपको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो आप, मैं एनकोडर हूँ और प्रेषक हूँ यहाँ पर, और आप सुन रहे हैं और आप जो उसको रिसीव कर रहे हैं, तो आप रिसीवर हैं। तो इसके रिसीवर समान अर्थ रखते हैं, मतलब शब्द स्थिर चीजें नहीं है, उन्हें इरादे और व्याख्या की आवश्यकता है। किसी भी शब्द को स्थिर छोड़ देने से वो शब्द सार्थक नहीं होता है जब तक कि इसका व्याख्या ना किया जाए। तो जो बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, उन व्यक्तियों के बीच प्रतीकों का एक अंतर्क्रिया है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या है, जो भी चीज हम बोल रहे हैं, तो आप चीज एक सिंबल के रूप में समझ रहे हैं। जो बात बोल रहे हैं तो बात को आप समझ रहे हैं कि बात क्या चीज है, जो मैं बोल रही हूँ वो बात है। मैं पेन बोल रही हूँ तो पेन क्या चीज है, वो पेन को आप समझ रहे हैं, तो ये प्रतीक है, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ उसको आप उसी रूप में समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा वार्तालाप है, ठीक है कि आप उधर से बोल नहीं रहे हैं, आप अपनी रिसीविंग एंड में हैं, आप रिसीवर हैं, तो ये अंतर्क्रिया है जो हमें, मैं जो कह रही हूँ वो आप तक पहुंच रहा है, आप समझ रहे हैं और आसपास की दुनिया की व्याख्या कर रहे हैं या इस सिद्धांत को हम समझ रहे हैं। तो ये शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को हम समझ कर रहे हैं। तो कुछ भी प्रतीक के रूप में तब तक काम कर सकता है जब तक कि वह खुद से परे किसी चीज को संदर्भित करता है। कोई भी चीज, जैसे पेन एक संदर्भ के प्रतीक के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये पेन जो है वो मुझसे परे है, कोई एक चीज है जिसके बारे में मैं कह रही हूँ। लिखित संगीत एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। लिखित संगीत का आप देखेंगे कि म्यूजिक का जो नोटेशंस होता है वो काले रंग से, काले बिंदु और रेखाओं से बनाया जाता है, और वो संगीत को समझने लायक बना देता है। जो संगीत के ज्ञाता होते हैं उस काली रेखाओं और बिंदुओं को समझकर उसके आधार पर संगीत बना लेते हैं। तो ये जो प्रतीक है, ये जो संगीत का नोटेशंस है, जो कि म्यूजिक को जानने वाले उसको समझते हैं, तो ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी इस बात पर गंभीरता से विचार करते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं, और फिर वो जो निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति अपने कार्यों और प्रतीकों के साथ दूसरों के लिए क्या अर्थ प्रदान करते हैं। सपोज कोई म्यूजिक टीचर आपको नोटेशंस लिख के दिया और आपको गिटार बजाना है या गीत गाना, आप देखते होंगे कि जो संगीत का प्रोग्राम में एक स्टैंड रहता है, उस पर कागज का पेपर शीट होता है जिसपे नोटेशंस लिखे होते हैं। वो नोटेशंस में शब्द नहीं होते, वो इसी तरह से बिंदु और रेखाओं से बना होता है, जिसे देखकर जो सिंगर होता है वो उसको समझकर और उसी के आधार पर वो गाता है। तो ये प्रतीक के रूप में कार्य करता है। तो ये माइक्रो लेवल पे है, ये सूक्ष्म है, ये इसको वेस्टी लेवल पे लिया जाता है। इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतीक क्या होता है, बोलने और सुनने के जिसके बीच में वार्तालाप हो रही है वही दो होता है। इसको हम समग्र रूप से इसको लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सिंबॉलिक इंटरैक्शन। अब संरचनात्मक कार्यात्मकता या संरचनात्मक कार्यवाद, इसको हम फंक्शनलिज्म कहते हैं, इसे प्रकार्यवाद भी कहते हैं, इसे व्यवहारिकवाद भी कहते हैं, इसे क्रियात्मकता भी कहते हैं। तो ये जो शब्द है संरचनात्मक कार्यवाद एक समाज शास्त्रीय सिद्धांत है जो मूल रूप से व्यक्तिगत जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक संस्थानों के सामूहिक संसाधन के रूप में समझने का प्रयास करता है। क्या मतलब है इसका, कि जिन तरीकों से क्या है कि ये सामाजिक जरूरत, किस तरह से सामाजिक संस्थाएं हमारी जरूरतों को पूरा
व्यक्ति है इस पर विचार करता है। तो इसका मानना है, इस सिद्धांत का मानना है कि समाज जो है वो हमारे शरीर की तरह है। हमारे शरीर में जिस तरह बहुत तरह के सिस्टम्स काम करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम मिलकर हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। उसी तरह से समाज में विभिन्न तरह की संस्थाएं होती हैं, स्पोर्ट्स की होती हैं, मार्केट होता है, गवर्नमेंट होती है, स्कूल्स होते हैं, ये सारी संस्थाएं मिलकर समाज को सुचारू रूप से चलाती हैं। तो ये एमिल डुर्कheim एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सोशियोलॉजिस्ट हैं, नामी इनका उनके विचारों की प्रेरणा है। तो डुर्कheim का कहना था कि कैसे समाज आंतरिक स्थिरता को बनाए रखते हैं और समाज समय के साथ जीवित रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एकता और स्थिरता की व्याख्या करने के लिए सामाजिक एकता को और स्थिरता को कैसे व्याख्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आदिम समाजों में आंतरिक एकजुटता थी, मतलब समान कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिसने समाज को एक साथ रखा। आदिम समाज में क्या था कि लोग एक साथ रहते थे क्योंकि उन्हें जानवरों से बचना था, फिर वो एक जगह रखते थे, एक जगह की जमीन को यूज करते थे, फिर उसके बाद वहां जब सारे संसाधन खत्म होते थे तो आगे बढ़ते थे। तो वो क्या था कि इनमें यांत्रिक एकजुटता थी। डुर्कheim का कहना है कि ऐसे समाज खंडीय होते जो समान भागों से बनते हैं और साझा मूल्यों, सामान्य प्रतीकों और आदान प्रदान की प्रणालियों के द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। तो उनका कहना है कि ऐसे समाज होते हैं जो अखंड होते हैं, यहाँ पर होगा अखंड होते हैं, जिसमें समान भाग होता है, सबका हिस्सेदारी होता है, सब मिलके काम करते हैं, जहाँ पे वैल्यूज समान होते हैं, उनके सिंबल्स एक जैसे होते हैं, जनरल होते हैं। और ये आधुनिक और जटिल समाजों में सदस्य अलग अलग कार्य करते हैं, जिसके कारण व्यक्तियों के बीच एक अन्योन्याश्रयता होती है। अन्योन्याश्रय संबंध मतलब इंटरडिपेंडेंस होता है, तो सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समाज में क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है, सब एक इस तरह से आप परस्पर निर्भरता से समाज का कार्य चलता है। तो जिसमें क्या है कि कई लोग मिलकर समाज को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं और उससे समाज एकजुट होकर चलता है। तो इस दृष्टिकोण से प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, जिसे प्रकार्यवाद भी कहा जाता है, कि समाज का प्रत्येक पहलू जो है सो एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट, अन्योन्याश्रित है। मतलब समाज वो सब मिलकर समाज के कामकाज में योगदान देते हैं। जैसे बॉडी का विभिन्न सिस्टम, जो हमारे शरीर के विभिन्न सिस्टम जो हमारे बॉडी को चलाता है, सब मिलकर, उसी तरह से समाज का भी विभिन्न पहलू जो है वो मिलकर सरकार के समाज के कामकाज में योगदान देता है। जैसे सरकार क्या करती है कि परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है, और परिवार क्या करता है, बदले में करों का भुगतान करता है। फिर उससे क्या होता है, जिससे राज्य का राजकाज चलता है। तो परिवार के बच्चों को अच्छी नौकरी दिलाने में क्या करता है, परिवार बच्चों को अच्छी नौकरी मिले इसके लिए स्कूल मदद करता है, ठीक है। और स्कूल मदद करता है क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने परिवार का अच्छी नौकरी प्राप्त करें और परिवार का पालन पोषण कर सके और परिवार का भरण पोषण कर सके। तो इसलिए सरकार उनको ये मदद कर रही है कि स्कूल दे रही है, स्कूल की सुविधा दे रही है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़कर उनको अच्छी नौकरी मिल रही है। अच्छी नौकरी मिलने से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे बदले में बच्चे कानून का पालन करेंगे, कर देंगे और राज्य का समर्थन करेंगे। तो सब कुछ ठीक रहा तो समाज में क्या होगी, स्थिरता होगी और उत्पादकता उत्पन्न होगी। अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो समाज के कुछ हिस्सों में क्या होगा, एक नई व्यवस्था और स्थिरता लाई जाएगी ताकि फिर उत्पादकता को अनुकूल किया जाए। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि सरकार पैसा दे रही है, किसानों को खाद दे रही है और बीज दे रही है ताकि अच्छी उत्पादकता हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, उपज अच्छा हो। अच्छी उपज के लिए सरकार उनको मदद दे रही है और सरकार की मदद से अच्छा उत्पादन हो रहा है तो किसान उनको टैक्स भी दे रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।
लेकिन किसी भी वजह से अगर मान लीजिए कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला, किसी बाढ़, अर्थक्वेक, किसी वजह से फसल की पैदावार इतनी नहीं हो पाती और उपज कम हो जाती है, तो फिर सरकार को क्या करना है? दूसरी व्यवस्था करनी होगी ताकि स्थिरता बनी रहे और उत्पादकता को फिर प्राप्त किया जाए। तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है कि खाद्यान्नों का आयात कर सकती है, किसानों को कम मूल्य पर या लोगों को कम मूल्य पर अन्न की व्यवस्था करती है। तो क्या है कि यहाँ पर दोनों का परस्पर चलता है। अगर एक में कमी होती है, किसी कारण दिक्कत होती है, तो फिर उसको दूसरा मदद करता है। अब एक और उदाहरण दिया कि वित्तीय मंदी के दौरान बेरोजगारी, मुद्रास्फीति की उच्च दर के साथ सामाजिक कार्यक्रमों की छटनी या कटौती की जाती है, क्योंकि मंदी हो रही, जैसा अभी कोरोना काल में है कि मंदी हो गई, सारे फैक्ट्रीज बंद है, उत्पादन बंद है, तो लोगों की नौकरी जा रही है, मूल्य बढ़ रहे हैं चीजों के, बेरोजगारी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर सरकार उन लोगों को मदद करती है, सब्सिडाइज रेट पे खाना, कपड़े, खाना की, अन्न की व्यवस्था करती है, स्कूल के फीस कम किए जा रहे हैं, जैसा भी आप देख रहे हैं। फिर स्कूल कम कार्यक्रम पेश करते हैं, परिवार अपना बजट कम करते हैं, कम खर्च में काम चलाते हैं, तो फिर से एक नई सामाजिक व्यवस्था, स्थिरता और उत्पादकता उत्पन्न होती है। अभी की जो स्थिति है, सबों की नौकरी चली गई है, तो उसमें लोग कम में रहना सीख रहे हैं, अपने खर्चों की कटौती कर रहे हैं, होटल के खर्चे बंद हो रहे हैं, घूमने के खर्चे बंद हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि स्थिति को संभालने में मदद मिल रही है। तो ये क्या है कि एक सरकार मदद करती है और जब दिक्कत होती है तो लोग भी सरकार का सहयोग करते हैं। तो इसे कहते हैं प्रकार्यवाद। तो ये कार्यात्मकता भी कहते हैं। इसका तर्क है कि समाज मानव शरीर के रूप में कार्य करता है। जीवित जीवों की तरह सभी समाज में बुनियादी कार्य होते हैं। हर समाज का कुछ कार्य, बेसिक कार्य होता है जो समाज को जीवित रखने के लिए जरूरी है, जिस तरह से शरीर। तो जीवित जीवों की तरह वो कार्यों को पूरा करने के लिए संरचनाएं विकसित करती हैं। प्रकार्यवाद वह सिद्धांत है जो निश्चित रूप से स्कूली शिक्षा प्रणालियों के भीतर किसी भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। कहता है कि सामाजिक व्यवस्था को पहचानने के लिए सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक पहलू पर ध्यान देना है। तो ये जो प्रकार्यवादी हैं वो बताते हैं कि स्कूल प्रणाली कैसे संचालित होती है और कैसे वो व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखती है। अब दूसरा है वर्ग संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है, हेडिंग में लिख दूं, वर्ग संघर्ष सिद्धांत और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये मार्क्स का दिया हुआ सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मार्क्सवाद भी कहते हैं। जिसमें क्या है कि मार्क्स का कहना था कि हर समाज में दो वर्ग होता है। एक वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और एक के पास और साधन मालिक होने से सारी संपत्ति, उसके पास बहुत संपत्ति होती है और वो अमीर बन जाता है। और अमीर संपत्ति के मालिक होते हैं और गरीब मजदूरी के मालिक, मतलब मजदूरी करते हैं, वो अमीरों के लिए काम करते हैं। तो मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष, तो दो वर्ग हो गया, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में बहुत खाई होती है। अमीरों के पास बहुत पैसा होता है, गरीबों के पास बहुत दिक्कत होती है। तो मार्क्स द्वारा तो इसी को उन्होंने वर्ग संघर्ष कहा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिक वर्ग की ही उपाधि है या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। मार्क्स का कहना है कि आर्थिक नियतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में कि समाज में क्या है कि हमेशा आर्थिक वर्ग, विरोधी आर्थिक वर्ग का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग वह है जिसके पास सारे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, वो मालिक है सब चीज का, और दूसरा है केवल शारीरिक श्रम करता है। तो पहला वर्ग जो है उसके वह हमेशा दूसरे वर्ग का शोषण करता है, जिसके पास सारे साधन का स्वामित्व है, मनमानी पैसे देता है या कम पैसे देकर ज्यादा काम करवाता है और गरीबों का शोषण करता है। तो मार्क्स का कहना है कि ये समाज के जो शोषक और शोषित दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहते हैं। हमेशा वर्ग संघर्ष होता रहता है, एक शोषक वर्ग और एक शोषित। इनमें समझौता कभी संभव नहीं है।
संघर्ष सिद्धांत की उत्पत्ति कार्ल मार्क्स के काल में हुई, मार्क्स के काल में हुई, जो पूंजीपति उत्पादन साधनों के, जो एक पूंजीपति कहलाता है और दूसरा सर्वहारा मजदूर वर्ग जो सब कुछ हारा हुआ है। तो पूंजीपति जो है जो उत्पादन के साधनों का मालिक है, और सर्वहारा है जो उनके लिए काम करता है पूंजीपतियों के लिए, और दोनों के बीच आमदनी का बहुत ज्यादा बड़ा खाई होता है, इसलिए वर्ग संघर्ष होता रहता है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत को समाज शास्त्र में कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मार्क्स ने समाज में जो वर्ग भेद पाया जाता है उसको उन्होंने कहा कि आदिम साम्यवादी जो पहले था, आदिम युग, उसमें कोई वर्ग नहीं था, सभी व्यक्ति समान आकांक्षा और आवश्यकता से प्रेरित थे, तो वो सभी व्यक्ति समान कार्य करते थे, उसमें कोई शोषक और कोई शोषित नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि दासत्व की प्रथा आई, दास बनाने लगे लोगों को, सामंतवादी व्यवस्था आई और पूंजीवादी युग आया। तो वर्ग संघर्ष, वर्ग बना शोषक और शोषित का, और इनका स्वार्थ अलग अलग था, स्वार्थ भेद था, अमीर शोषण करना चाहते थे और केवल धन इकट्ठा, इसलिए हमेशा इसमें संघर्ष होता रहा। तो मार्क्स का कहना है कि संपूर्ण समाज अधिकाधिक दो महान समूह में विभाजित हो रहा है और एक दूसरे का विरोध करने वाला बन रहा है, एक बुर्जुआ जो कि शोषक और एक सर्वहारा जो कि गरीब वर्ग है जिसका शोषण होता है, जिसका पूंजीपति लोग शोषण करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि ये दो वर्ग हमेशा से रहे हैं और दोनों वर्ग में तो दासत्व का जो युग था, तो एक वर्ग दास बन गया और दूसरा वर्ग स्वामी बन गया, एक वर्ग दास और दूसरा वर्ग स्वामी बनकर सामंतवादी युग में सामंत वर्ग और दूसरा कृषकों का वर्ग, दो वर्ग था। दासत्व युग में एक दास था और एक स्वामी था। सामंतवादी युग में क्या हो गया, एक सामंत था तो दूसरा कृषक था। तो ये आधुनिक युग में पूंजीवादी है और श्रमिक वर्ग है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक स्वामी, सामंत और पूंजीवादी सब एक ही तरह के लोग हैं जो कि शोषक, पूंजीवादी ये सब शोषक वर्ग थे, ठीक है। और शोषित कौन था हर युग में, ये दासत्व युग में था, ये युग था दासत्व, और ये था सामंतवादी, और तीसरा था आधुनिक युग। तीन युग का, तीनों युग में एक स्वामी था तो ये दास था, शोषित वर्ग दास था, सामंत में वर्ग था, सामंतवादी युग में सामंत था शोषक, तो कृषक थे शोषित, और आधुनिक युग में पूंजीवादी शोषक है तो श्रमिक है शोषित, ठीक है। तो ये क्या है, कार्ल मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक युग में एक वर्ग शक्तिशाली और दूसरा, एक वर्ग शक्तिशाली और दूसरा शोषित और निर्बल रहा। तो पूंजीवादी मजदूरों के श्रम को कम मूल्य देकर खरीद लेते हैं। कैसे शोषण करते हैं, तो कम मूल्य देकर उनके मेहनत या श्रम को खरीदते हैं और उससे ज्यादा उनके श्रम से कम मूल्य देकर अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उस वस्तुओं को ऊंचे मूल्यों पर बेचकर फायदा कमाते हैं। तो इस तरह से शोषित वर्ग के अत्याचार से परेशान होकर शोषक वर्ग के अत्याचारों से परेशान होकर शोषित वर्ग जो है उसमें असंतोष फैलता है और इसमें फिर वर्ग संघर्ष होता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, इसीलिए इसका नाम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी रखा गया है। तो उनका कहना है कार्ल मार्क्स का कि पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में जब भी संघर्ष होगा, ठीक है, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में जब भी संघर्ष होगा तो सर्वहारा की विजय सुनिश्चित होगी। उनका कहना है कि सर्वहारा जीतेगा,
जब पूंजीपति श्रमिकों के शोषण में व्यस्त हो जाते हैं तो श्रमिक वर्ग क्या करते हैं, क्रांति और संघर्ष का सहारा लेते हैं। तो उनका मानना है और कहना है कि अगर पूंजीपति के हाथ से सत्ता छीनना है तो श्रमिक वर्ग को सशस्त्र खूनी क्रांति करना अनिवार्य होगा। इसलिए वो क्रांति की बात करते हैं, सशस्त्र खूनी क्रांति करने की बात करते हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु इस सामाजिक प्राणी होते हुए भी वो समाज में उसे बराबरी का दर्जा नहीं है, इसलिए वह एक वर्ग प्राणी है। सामाजिक दो कंट्रास्ट है, एक सामाजिक प्राणी, एक वर्ग प्राणी। मार्क्स का कहना है कि किसी भी युग में जीविका उपार्जन के लिए विभिन्न साधनों के जीविका उपार्जन करने के लिए बहुत से साधन हैं और लोग इसलिए अलग अलग वर्ग में विभाजित होते हैं और हर वर्ग में एक वर्ग चेतना उत्पन्न होती है। तो वर्ग का जन्म उत्पादन के नवीन तरीकों के आधार पर होता है। जैसे भौतिक उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है, वैसे ही नवीन वर्ग का भी उद्भव होता है। तो इस तरह ये एक समय की उत्पादन प्रणाली ही उस वर्ग को निश्चित करती है कि समाज में किस तरह के वर्ग उत्पन्न होंगे। तो मुख्य अंतर क्या है, व्यवहारिकता और संघर्ष के सिद्धांत के बीच में। व्यवहारिकता जो प्रकार्यवाद जिसको हम कहते हैं, उसके कई मतलब निकल रहे, तो व्यवहारिकता या प्रकार्यवाद या क्या, और संघर्ष सिद्धांत के बीच में मुख्य अंतर क्या है कि व्यवहारिकता कहा गया है कि एक समाज का प्रत्येक पहलू एक समूह में काम करता है, मतलब समूह में काम करता है, मतलब परस्पर काम करता है, इंटरडिपेंडेंट, जो कि समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। और जो कि संघर्ष सिद्धांत कहा गया है कि एक समाज सतत वर्ग संघर्ष में है, क्योंकि संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है। किसी के पास बहुत ज्यादा संसाधन है और किसी के पास कुछ नहीं है। तो समाज शास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान का एक अंतर अनुशासन है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जो समाज की अवधारणा और मानव व्यवहार का अध्ययन और विश्लेषण करता है। इसलिए प्रकार्यवाद और संघर्ष सिद्धांत समाज शास्त्र में उपयोग किए जाने वाले मौलिक दृष्टिकोण है। एक बोलता है कि दोनों समाज और समाज में के सभी अंग परस्पर निर्भर हैं और सबके मिलने से समाज का कार्य चलता है, और दूसरा कहता है कि नहीं, समाज में दो वर्ग है, एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है, इसलिए दोनों में संघर्ष चलता है। तो ये दो अलग अलग सिद्धांत और दृष्टिकोण विश्लेषण करते हैं कि समाज की अवधारणा कैसे बनाई जाती है और कैसे काम करती है। इसलिए ये दोनों समाज कैसा है इसको समझने के लिए ये दोनों सिद्धांत अलग अलग दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।